आज को पीजीबीपी ख़त्म करना है। आज को क्या है, ये आपको कैपिटल गेन और डिप्रिसिएशन निकालना है। डिप्रिसिएशन वाला हम लोग का हो गया था, खाली यहाँ पे आप लोग को छोटा एग्जाम्पल है, इसको खत्म कर देना पहले कि यहाँ पे क्या है आप लोग का WDV ओपनिंग बैलेंस देके रखा हुआ है 2 लाख का। ब्लॉक हम लोग बनाते हैं किसका बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रेट एक ब्लॉक बन जाता है जो हम लोग का यहाँ पे बन गया है। वही ब्लॉक का ओपनिंग हम लोग का यहाँ पे आ गया है। फिर इसका बाद में क्या हो गया, आपको परचेज, पहले हम लोग को WDV लेना था, फिर हम लोग को परचेज करना था, फिर सेल करना था। उसका बाद में अगर कुछ बच जाता है उसका ऊपर हम लोग 15% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे आपने क्या करके परचेज किया है 19 नवंबर को, 19 नवंबर को परचेज किया है, दोनों टाइम आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को और एक चीज़ देखना था कि अगर इस प्लान को, कोई भी एक प्लान को हम लोग एक्वायर करते हैं और उसका अगर उसको उस साल में, जिस साल में एक्वायर किया है उसका अगर यूजेस अगर 180 डेज से कम है तब हम लोग को उसको हाफ डिप्रिसिएशन लेना है। मतलब 15 का कितना लेना पड़ेगा आपको, 7.5, 10 का आपको 5% लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 3 लाख आ गया था दोनों में, इन दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाख में से आपने यहाँ पे सेल कितना कर दिया, केस 1 में क्या था, ऑल प्लान्स आर सोल्ड एट 280। यहाँ पे प्लान्स क्या क्या था आपका X, Y और यहाँ पे नया करके प्लान लिया था आपका Z। तो यहाँ पे आपका तीनों में क्या क्या है, X है, Y है, Z है। यहाँ पे वैल्यू किसका है, X और Y का, और ये हो गया Z। यहाँ पे तीनों ने अपने यहाँ पे क्या कर रहे, तीनों को ही फिर से बेच दिया। तो बेच देने का बाद में आपका प्लस ब्लॉक तो है नहीं आपका पास, अगर आपका पास ब्लॉक है नहीं तो आपका पास क्या होगा, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। यहाँ पे आपका 3 लाख का वैल्यू का कॉस्ट था, आपने बेचा 280 में, तो आपका लॉस कितना हो गया, 20,000 का। फिर यहाँ पे भी सेम है, आपका 3 लाख का आपका कॉस्ट गिरता है, आपने बेचा कितना में है, 280 में। लेकिन यहाँ पे एक बात रह गया कि यहाँ पे आपने क्या किया, X और Y को भी सेल किया है। यहाँ पे आपका क्या रह गया, ये X और Y का था, यहाँ पे Z का वैल्यू था। यहाँ पे आपने बेचा किसको है, X और Y को आपने सेल किया है। लेकिन आपका यहाँ पे जो वैल्यू रह गया वो किसका वैल्यू रह गया, Z का वैल्यू रह गया। तो डिप्रिसिएशन इसका ऊपर लगेगा, इसका ऊपर लगा कितना है, 7.5%। 7.5% किस लिए लगा है, क्योंकि वो 180 डेज से कम यूज हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म दिया हुआ है। लास्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, 44AD, 44ADA और 44AE। इन तीनों को आप लोग ने क्या पढ़ा है आपको बताना। 44AD में क्या था आपका, किसका लिया था, एप्लीकेबल किसका लिया था। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एप्लीकेबल किसका लिया है, तीनों में एप्लीकेबल टू हुम, और आपको इनकम कैसे कंप्यूट करना था, पहले 44AD आपको स्टार्ट करना है। 44AD एप्लीकेबल किसका लिया था, कोई भी इंडिविजुअल, लेकिन क्या हो, इंडिविजुअल होना पड़ेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा। नॉन रेसिडेंट को ये वाला सेक्शन आपको नहीं मिलेगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल या फर्म होगा, या आपको HUF भी हो सकता है। लेकिन फर्म में कौन होगा, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, लेकिन LLP नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 44AD में अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आप पार्टनरशिप फर्म में या HUF है, और आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 6% या 8% का इनकम शो करना पड़ेगा। 6% का इनकम किसका बेसिस में, अगर आपने बैंक में रिसीव किया है, 8% अगर आपने कैश में रिसीव किया है। फिर 44AD किसका लिए था, प्रोफेशनल्स लोग के लिए था, स्पेसिफाइड SSC, जिसका पास क्या है, टेक्निकल नो हाउ है या डिग्री है। जैसे आपका क्या होगा, अकाउंटेंसी का में है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गया, फिर आपका इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गया। इन सब का लिए 44AD था। अगर इनका अगर पूरा साल में रिसिप्ट 50 लाख से अगर कम है तो इनको 44AD सिलेक्ट कर सकते थे। और इनको इनकम कितना शो करना पड़ता था, मिनिमम 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। 44AE किसका लिए एप्लीकेबल था, GTA के लिए एप्लीकेबल था। GTA में क्या था, गुड ट्रांसपोर्ट
एजेंसी। अगर आपका क्या है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आपका पास व्हीकल कितना है एक साल में अंडर 10 व्हीकल्स है तो आपको मिलता था, लेकिन आपको इनकम कितना शो करना पड़ता था 1000 पर मंथ पर टन ऑफ व्हीकल्स। और एक अगर ये कौन सा के लिए था, ये हेवी व्हीकल्स के लिए ऐसा था और ये लाइटर व्हीकल्स के लिए 7,500 पर मंथ बोल के आपका इनकम शो करना था। तो यहाँ पे कौन है अभी एक्स एंड को है, ये कौन है पार्टनरशिप फर्म है। अभी यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम लोग को अभी प्रिजम्पटिव स्कीम में हम लोग जा सकेंगे कि नहीं। प्रिजम्पटिव स्कीम कितना था 3 था आपका 44 AB ADA और AE। ये काम क्या करता है इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो 44 AE नहीं हो पाएगा, 44 ADA नहीं हो पाएगा, 44 AB चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया कि पार्टनरशिप फर्म है, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप किया था और यहाँ पे आपका पास एक्सपेंसेस दे दिया है। ठीक है, एक्सपेंसेस देने का बाद में ये क्या है आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दिए कि आपको कंपनी सेटअप किया है, कंपनी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, सेटअप किया है, तो उस कंपनी सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितना गया 4 लाख रुपया गया, मार्केट सर्वे में आपका 5 लाख रुपया गया है और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय के यूनिट इतना वैल्यू देके रखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डिडक्शन निकालना है कि डिडक्शन कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35D। तो आप लोगों को क्या करना है सेक्शन 35D निकालना है, वहाँ पे आपको बताना है कि डिडक्शन हम लोग को कितना मिलेगा। यहाँ पे बोला क्या गया था डिडक्शन आपको दो टाइप का एसएससी के लिए था। तो पहला टाइप एसएससी कौन था 35D निकालना है, 35D का डिडक्शन का बेसिस आप लोग को बताना है। में था आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स था, लेकिन आपका उसमें भी क्या था 2-4 टाइप का एसएससी में डिवाइड हुआ था। एक था इंडियन एसएससी होने से कैसा था और एक अदर एसएससी होने से क्या था। अगर इंडियन एसएससी होता है तो आपको लोअर ऑफ एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर था। फिर इसमें क्या था आपका अगर अदर एसएससी होता है तो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 35D मिला है आप लोगों को। 35D में क्या था कोई एक दिन को बताना पेज नंबर कितना मिला आपको 230। हाँ यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है आपका कॉलम नंबर कितना है तो 3 नंबर कॉलम है टोटल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वहाँ पे आपको एलिजिबल फॉर डिडक्शन कितना है और नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी उनका लिए क्या है ठीक है। यहाँ पे आप कौन है नॉन कॉर्पोरेट है कि नहीं, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फॉर्म कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट मतलब क्या होगा कंपनी होना पड़ेगा और पार्टनरशिप फॉर्म नॉन कॉर्पोरेट है। अगर नॉन कॉर्पोरेट है तो आपको कौन सा लेना है एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयड को आपको देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या था 4 लाख प्लस 5 लाख आपका 9 लाख का था। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका कितना था 30 लाख था और ये 40 लाख। तो यहाँ पे अगर ये क्या हो जाता कंपनी अगर हो जाता ये अगर क्या होता कंपनी होता, कंपनी में हम लोग को क्या पकड़ना पड़ता पहला कंडीशन में टोटल 9 लाख ठीक है। फिर इन दोनों में से विच एवर इज
हायर, इनका भी क्या करना पड़ता था 5%, इनका भी 5%। इसका कितना निकलता आपका 2 लाख और इसका कितना निकलता 1.5 लाख। इन दोनों में से हायर कितना है 2 लाख और यहाँ पे 9 लाख। आपको लेना कितना है लोअर ऑफ दीज टू। आपको डिडक्शन कितना मिलेगा अगर ये कंपनी होता तो आपको डिडक्शन कितना मिलता 2 लाख का। 2 लाख का नहीं मिलता। 2 लाख इज योर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड। उसको आपको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। उसका बाद जो निकलेगा वो आपको इस साल में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आपको ये नहीं देखना है। आपको क्या मिलेगा डिडक्शन 1.5 का मिलेगा। 1.5 को भी आपको कितना में डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय 5। आपको मिलेगा कितना 30,000। ठीक है, फिर आ जाता है आप लोग का पेज नंबर बुक का है आपका 269। बुक का पेज नंबर 269 है। सेम ही क्वेश्चन है आप लोग का। कौन है ये एक इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल कौन सा बिजनेस में है फ्लाइंग गुड्स कैरियर्स। तो इनको अभी 44A-B मिलेगा या 44A-E मिलेगा। अगर आपका पास आपका बिजनेस क्या है गुड्स कैरियर्स का बिजनेस है तो आपको कौन सा प्रिजम्पटिव स्कीम चूज करना है 44A-D, 44A-B-A और 44A-E। 44A-E चूज करना है क्योंकि आपने क्या कर रहा है यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोल रहे हैं। लेकिन 44AE के लिए आपको इन एनी गिवन ईयर आपका पास व्हीकल कितना होना पड़ेगा 10 नंबर से कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 1 अप्रैल 2020 को उनका पास कितना व्हीकल था 10 व्हीकल्स था। आउट ऑफ 10 व्हीकल्स 6 व्हीकल्स आर हेवी गुड व्हीकल्स। हेवी कितना है 62 है और इनका टन कितना है आपका 20 टन। आपको हेवी और लाइट में भी डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हेवी में कितना था 1000 बोल के था और यहाँ पे 7500 बोल के था। तो फिर क्या हो गया 1 अप्रैल को उनका पास 10 था। फिर उसका बाद 25 को उन्होंने क्या कर दिया एक हेवी व्हीकल बेच दिया। बेचने के बाद फिर से उनका अगेंस्ट में हेवी का अगेंस्ट में फिर से एक लाइटर व्हीकल खरीद लिया। तो यहाँ पे आपका पास कितना था 4 व्हीकल्स पहले स्टार्टिंग में था। फिर उसका बाद में क्या हो गया 5 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। फिर इसमें क्या हो गया द न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ओनली 15/6/2020 में आपको पकड़ना था। 15/6/2020 में आपने क्या कर दिया इसको पुट टू यूज करना है। लेकिन 44AE ने कभी बोला है कि आपको पुट टू यूज का अकॉर्डिंगली ही आपने उसका इनकम कैलकुलेट करना है। 44AE ने बोला है कि खाली आपके पास गाड़ी होना चाहिए, उसको आपने पुट टू यूज करें या ना करें उसका ऊपर में आपको इनकम कैलकुलेट करना ही है। तो इस चीज़ को हम लोग को नहीं देखना है। तो आपको अभी इनकम निकालना है। 6 नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू 20। ये 6 व्हीकल्स आपने कितना दिन यूज किया है 5 व्हीकल्स को आपने कितना दिन यूज किया है 5 व्हीकल्स को आपने 12 मंथ्स यूज किया है इंटू 12 इंटू 1000। ये कितना था नंबर ऑफ व्हीकल्स पकड़ना था हम लोग को नहीं पकड़ना था। हम लोग को क्या पकड़ना था 1000 इंटू 10। ये कितना था 1000 पर मंथ। पर मंथ कितना है आपका 12 मंथ आ गया। यहाँ पे आपका रेट आ गया और यहाँ पे आपका वेट आ गया। ये किसका लिए था हेवी व्हीकल्स के लिए था। हेवी व्हीकल्स के लिए आपको कितना पैसा मिला है 5 महीने में इसको इंटू करना है। उसका बाद आपको क्या निकल गया हेवी व्हीकल्स के लिए आपको इनकम मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है आपका लिखा था।
हेवी व्हीकल्स 5 व्हीकल्स आपने यूज़ किया था, 1000 इंटू 5 व्हीकल्स इंटू 12 मंथ्स इंटू 20, तो आपको कितना निकलेगा, ये निकल गया। फिर आपको क्या था, फिर एक हेवी व्हीकल आपने कितना दिन के लिए यूज़ किया था, 1 महीने के लिए यूज़ किया था, जो कि आपका क्या था, अप्रैल में था। फिर आपने इसको बेचा कब है, मई में। अप्रैल से मई में अगर आपने इसको लिया है तो आपने कितना टाइम यूज़ किया है उस हेवी व्हीकल को जिसको आपने बेचा है, 1 महीने के लिए यूज़ किया है। फिर इसको आपने फिर से लिया कौन सा महीना में है, मई में। लाइटर व्हीकल को भी आपने कब कितना महीना यूज़ किया है, मई से मार्च तक आपने यूज़ किया है। तो इसमें कितना महीना यूज़ किया है आपने, 11 मंथ्स यूज़ किया है। अगर आपने मई का एक दिन भी यूज़ करेगा तो उसको आपको पूरी मंथ को कंसिडर करना है। पार्ट ऑफ द मंथ में अगर एक दिन भी आता है आपको फुल मंथ कंसिडर करना है। पहले आपका पास 6:4 था, तो आपको पहले 4 लाइटर व्हीकल्स के लिए 7000 पर मंथ, 4 व्हीकल्स इंटू 12 मंथ्स, आपका ये निकल गया। 5 व्हीकल को आपने पूरा साल यूज़ किया है, ये निकल गया। फिर एक व्हीकल आपने लिया था, वो भी कितना महीने यूज़ किया था आपने, 2 महीना, अप्रैल और मई का कुछ दिन आपने यूज़ कर दिया, तो इसीलिए क्या आ गया ये 2 मंथ्स। उसको आपको प्रोपोर्शनली डिवाइड नहीं करना है, उस पूरी फुल मंथ कंसिडर करना है। तो 1000 इंटू 1 व्हीकल फॉर 2 मंथ्स इंटू टर्न, आपको कितना निकल गया, ये हेवी व्हीकल के लिए ऐसा निकलना। फिर आपने इसको 11 मंथ लाइटर व्हीकल आपने खरीद लिया था, उसका लिए आपको ये निकल गया। आपका टोटल इनकम निकला कितना है, 1682,500 निकल गया। फिर उसका बाद में आपको यहाँ पे क्या है, 1682 आपका इनकम निकल गया है। फिर इसका बाद में आपको बोल दिया है कि अदर बिजनेस इनकम कितना है आपके पास, 70,000 का अदर इनकम है। ये सब चीज़ तो आपने पकड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि आप कौन सा स्कीम में चला गया, प्रिजम्पटिव स्कीम में चला गया। प्रिजम्पटिव स्कीम में बोला है कि ये सब चीज़ को आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको उसका वेट करना है। अगर वेट के अकॉर्डिंगली आपको मेजर करना है, अगर आपका हेवी व्हीकल है, अगर आपका लाइटर व्हीकल है तो आपको 7500 ले लेना है। तो ये सब चीज़ को कंसिडर नहीं करना है। आप कंसिडर किसको करेंगे, खाली इसका अदर इनकम को करेंगे। तो यहाँ पे 44 AE के अकॉर्डिंगली 70,000 हम लोग ने ले लिया है। इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरा निकला कितना है, 1752। अगर 1752 निकला है तो इसका मतलब इसका अकॉर्डिंगली हमको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा पास पैसा है तो हम ये टैक्स पेमेंट करके निकल जाएगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम सेक्शन 28 या 38 जिसे बोलते हैं, 28 से क्या होता है, 28 से 38 आपका पास क्या है, PGBP का अदर सेक्शंस बोल रहे हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का बाद में आप जितना इनकम निकलता है वो दिखाइए। तो आपने क्या कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे बोल के सोच रहे, क्योंकि इसका अकॉर्डिंगली आपको 17 लाख का इनकम दिखाना पड़ेगा और उसका अकॉर्डिंगली आपको टैक्स भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, दूसरा ऑल्टरनेटिव में चला गया। दूसरा ऑल्टरनेटिव में क्या था, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं कि फ्राइट कलेक्टेड कितना है आपका, 870 था। मतलब कि उसने क्या कर दिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट करके उसने चार्जेस कितना कलेक्ट किया पूरा साल में, 8,70,000। फिर 8,70,000 कितना मिला उसको, पैसा मिला है। उसमें से उसका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ये सब खर्चा हुआ, खर्चा कितना हुआ, 825 का खर्चा हुआ। होने का बाद में उसका पास प्रॉफिट रह गया है। ये सब एक्सपेंसेस को अभी अलाउड एक्सपेंसेस लिखे नहीं। सेक्शन 28 से 38 अभी हम लोग को बोलते हैं कि बिजनेस के लिए जो भी खर्चा करेंगे तो हम लोग को मिल सकता है। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 अलाउड है, ये भी आपका अंडर 37 अलाउड है, ये भी 37 अलाउड है। अगर कोई भी सेक्शन अगर इन सब एक्सपेंसेस को अलाउड नहीं करना है तो आप उसको फिर से एड बैक कर देना है। यहाँ पे सब लोग अलाउड था तो बोल के हम लोग यहाँ पे निकाल दिया। आपको अल्टीमेटली इस बिजनेस से प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 45,000 का प्रॉफिट निकल रहा है। नॉन बिजनेस इनकम 70,000, टोटल इनकम कितना निकला है, 115,000 निकला है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इनकम कम निकल गया। तो आप कौन सा चूज करेंगे,
ये वाला जो कम निकल रहा है वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपने ये जो 115 निकल रहा है आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। 115,000 डिवाइडेड बाई 8,70,000 कितना निकल रहा है? निकल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोलिए कि अभी हम लोग को नॉर्मली कितना करना पड़ता है, अगर बैंक से अगर पैसा रिसीव करता है तो 6% का इनकम दिखाना है। तो मेरा ये 6% से ज़्यादा है। अगर हम कैश भी रिसीव कर रहा होता तो अभी मुझे इनकम कितना दिखाना पड़ता, 8%। ये इनकम जितना भी दिखा रहा है ये 8% से ज़्यादा ही है। तो दोनों को अगर ज़्यादा है मेरा तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब करना पड़ता है, जब अगर मेरा इनकम क्या है 2.5 लाख से ज़्यादा होता है। ग्रॉस रिसीप्ट अगर मेरा 1.5 से ज़्यादा अगर होता रहता है तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और ये इनकम शो कर रहा है तो हम कम टैक्स दे के निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है तो हमको प्रिजम्पटिव में ज़्यादा टैक्स देके निकलना पड़ेगा। आप लोग एग्जाम में खाली ये सब बोलेगा कि आपको प्रिजम्पटिव में टैक्सेस निकालना है तो यही वाला निकालना है। आपको टोटल इनकम ये निकल गया, फिर उसके बाद में आप लोग को टैक्स लायबिलिटी अगर कैलकुलेट करना होता है तो कैलकुलेट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 84 में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, आप लोग का दो पार्टनर है UND, जो क्या है पार्टनर्स है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 87,500 का आपका क्या है प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग को देखना है कि आप लोग को सैलरी कितना मिल रहा है। सेक्शन 40B में क्या बोल रहा था अभी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में हम लोग को देखना था कि सैलरी कितना मिल रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैप कितना था आपको 12% का था, और यहाँ पे कितना था आपका फर्स्ट 3 लाख में आपको 90% और 1.5 लाख था, और नेक्स्ट आपका रेस्ट में आपको 60% का आपको देखना चाहिए। लेकिन ये जो 90% और 60% था ये किसका ऊपर था, बुक प्रॉफिट का था ऊपर। लेकिन ये जो आप लोग को दिया है ये क्या है, ये बिजनेस प्रॉफिट है। तो बिजनेस प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। बिजनेस प्रॉफिट ये है कि आपने सब एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, उसका बाद में अगर आपका पास जो भी पैसा बच जाता है वो आपका बिजनेस प्रॉफिट है। और बुक प्रॉफिट बोलता है कि आपका अगर जितना भी प्रॉफिट है उसमें से आपको फिर से ऐड करना है किसका प्रॉफिट, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट और आपका डेप्रिसिएशन अगर पहले का अगर रह जाता है उन सबको अगर ऐड कर देना, उसका बाद में अगर जो भी रह जाता है वो क्या हो गया आपका बुक प्रॉफिट। तो फर्स्ट हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट निकालने के बाद में हम लोग सैलरी को हटाएंगे, फिर उसका बाद में इंटरेस्ट को भी हम लोग देंगे। तो फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, बुक प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका 87,500 है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अलाउड इज 30,000, लेकिन आपका पीएल में चार्ज कितना हुआ है 40,000 आपका अलाउड हुआ है। तो आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन आपका कितना होगा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि आपको अलाउड कितना खर्चा मिल रहा है 30,000 और आपने ले कितना लिया है 40,000। तो 10,000 क्या हो गया, फिर से आपको एड बैक
करना पड़ेगा। फिर उसका बाद में क्या हो गया कि आपका फर्म ने क्या किया, लॉस इंकर्ड किया था पहले साल, जिसका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है 50,000। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी आप लोग को अलग से था कि आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ अगर करता है तो आपको पहले करेंट ईयर बिजनेस लॉस को पहले करना था, फिर उसका बाद में क्या करना था, डेप्रिसिएशन किसका लेना था, डेप्रिसिएशन फॉर दी करेंट ईयर, फिर उसका बाद में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेना था। करेंट ईयर बिजनेस लॉस को पहले हटाना था, फिर आपको डेप्रिसिएशन हटाना था, फिर उसका बाद में अगर कुछ बच जाता है वहाँ से आपको क्या निकालना था, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेना था। लेकिन यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अभी कितना है 50,000 था। लास्ट ईयर आपका लॉस कितना था 8,50,000। अभी आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है 50,000। यहाँ पे अभी हम लोग इस साल का प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन तो हम लोग ने ऐड बैक कर दिया है, फिर अभी हम लोग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में आएंगे क्या, अभी नहीं आएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड। आपको इंटरेस्ट में क्या था, सेक्शन 43 बोल के रखा था, 43 बोल के रखा है कि अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है और अगर इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आपने नहीं किया है तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर आपने माइनस करके रखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक 45,000 आपने क्या कर दिया, माइनस करके रख दिया था, तो उसको आपने क्या करना पड़ेगा, फिर ऐड बैक करना पड़ेगा। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 45,000। अभी ये जो निकलेगा ये कितना है होगा आपका प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका 500 है, 14 है, 140 to 500 है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलना था, डेप्रिसिएशन 40,000 निकला है, फिर 30,000 का आपका निकला है 872। 45,000 पकड़ लिया है, 10,000 पकड़ लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर से बाद में। ये सब चीज़ कितना है, ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट था। इन सब आपका क्या था, डिसअलाउड क्या है, एक्सपेंसेस था। ये आपका डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। 10,000 आपका डिसअलाउड था, ये भी आपका डिसअलाउड था। अल्टीमेटली आपका बिजनेस का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 140 to 500 होना चाहिए था एज पर इनकम टैक्स। फिर अभी आपको क्या निकालना है, ये सब सैलरी और डेप्रिसिएशन बाय इंटरेस्ट को आपको कंसिडर करना है। फिर सैलरी में आपको कितना मिलना चाहिए था, आपका प्रॉफिट कितना है, सैलरी आपको कितना मिलना चाहिए था ये डिसाइड करना है। सैलरी आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या करना था, सैलरी को बिजनेस प्रॉफिट प्लस सैलरी को क्या करना था, ऐड करना था। इंटरेस्ट को क्या करना था, ऐड बैक करना था। उसका बाद में हम लोग को क्या निकल रहा था, बुक प्रॉफिट। तो सैलरी आपको जितना ड्रॉ किया है उसको आपको फिर से क्या करना है, ऐड बैक करना है। सैलरी आपने कितना लेके रखा है, टोटल दोनों ने 732 ने 22 732 लेके रखा है। फिर उसका बाद में इंटरेस्ट कितना लेके रखा है, इंटरेस्ट 4,500 प्लस 6,000 आपका 10,500 लेके रखा हुआ है। लेकिन जो 10,500 लेके रखा हुआ है उसमें से आपको राइट ऑफ कितना करना है, बाय राइट बैक फिर से एड बैक कितना करना है, 3% का करना है। क्योंकि अलाउड कितना है आपको 12% है, तो आपने 12% को अलाउड करा है, बाकी 3% को फिर से ऐड बैक करना है। तो आपको निकलेगा कितना 2100 निकला है। तो यहाँ पे आपको फिर से ऐड करना है, कितना निकलेगा
7 बस 7,34,000 तो इसका साथ भी तो आपको ऐड करना है, इसको भी पकड़ना है 142,500 को 8 लाख कितना है 600 है, बुक का साथ मैच हो रहा है। ठीक, पहले आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट निकाला, उसका बाद में जो भी डीजल आउट एक्सपेंसेस है उन सबको फिर से ऐड बैक कर दिया। ये क्या निकला, बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसका ऊपर टैक्स लगाएगा, ना कि इसका ऊपर टैक्स लगाएगा। ये निकल गया, ये मेरा एक्चुअल बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स निकल गया है। फिर अभी हमको निकालना है क्या, बिजनेस इनकम के साथ में सैलरी और इंटरेस्ट को फिर से ऐड बैक करना। ऐड बैक कर दिया, ये क्या निकला मेरा, बुक प्रॉफिट निकल गया। अभी मेरा बुक प्रॉफिट कितना है 876। ठीक है, अभी बुक प्रॉफिट से अभी हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को फिर से डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट 3 लाख में आपको कितना मिलना चाहिए, 90% ऑफ 1.5 लाख विच एवर इज हायर। 90% ऑफ पहला 3 लाख है, तो पहला 3 लाख का 90% आपको कितना मिलेगा, 2,70,000 मिला। ठीक है, फिर रेस्ट पे आपको कितना देना था, 60% देना था। तो 876,600 में से आपका 3 लाख चला गया, आपका पास कितना रह गया 576,600। उसका ऊपर आपको कितना देना है, 60% देना है। उसका 60% निकालिए, कितना निकल रहा है, कितना 960। आपका सैलरी, टोटल सैलरी कितना देना चाहिए उनको, 345 प्लस 270, 615,960। करेक्ट है या गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हम लोग ने क्या छोड़ दिया, अभी सब प्रॉफिट निकालने का बाद में हम लोग को क्या माइनस करना चाहिए था, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था। बिजनेस प्रॉफिट का बिजनेस लॉस सब कुछ निकालने का बाद में हम लोग को क्या निकालना चाहिए था, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए था। 876,600 में से कैरी फॉरवर्ड है तो माइनस करना था, तो गलत क्यों हो रहा है हम लोग का, 585 क्यों नहीं निकला, 876 आपने लिया है, हाँ माइनस करना था यहाँ पे। बुक प्रॉफिट में तो आपको माइनस करना ही था। बुक प्रॉफिट में से आपका बुक प्रॉफिट कितना निकला था, 876 निकला था। फिर वहां से आपको क्या करना था, डेप्रिसिएशन को माइनस करना था। तो डेप्रिसिएशन आपका कितना था, 50,000 था, तो आपका क्या हो गया 826,600 निकल गया। यहाँ पे ये तो सेम रहेगा क्योंकि 3 लाख में उतना ही निकलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा 826 हो जाएगा। 826 में से आपको 526,600 में से कितना निकलेगा, C15 हाँ 526,600 में से हाँ कितना निकलेगा 960। इन दोनों को ऐड करने से कितना निकलता है 585,960। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो बताइए।
फिर यहाँ पे आपको क्या देख रहा था कि आपका बुक प्रॉफिट कितना निकल रहा था 876 660 निकल रहा था। फिर वहाँ पे से आपने सैलरी माइनस कर दिया तो आपका पास बिजनेस प्रॉफिट कितना रह गया 2,90,640 रह गया था। अभी 2,90,640 में से आपको पहले क्या करना था, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करना था। कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आपका कितना रह गया 8 लाख का रह गया था। पहले था आपका बिजनेस 8,50,000 था। 8,50,000 में से आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना था 50,000। फिर उसका बाद में आपका पास कितना रह गया 8 लाख। अभी 8 लाख का लॉस प्रीवियस ईयर का 8 लाख का लॉस था। इस साल अगर आपका प्रॉफिट अगर 10,90,000 होता तो आप क्या करते यहाँ से 8 लाख माइनस कर लेता, आपका पास प्रॉफिट कितना रहता 2,90,000 का रहता। लेकिन आपका पास प्रॉफिट कितना है 290, तो आप लॉस भी सेट ऑफ कितना कर सकेंगे, आपका पास इस साल का प्रॉफिट नील होगा। लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे 8 लाख में से 2,90,640 चला गया। उसका बाद में जो भी रह जाता है वो क्या है आपका कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना रहेगा 8 लाख से आपका 290,640 अगर माइनस चला जाता है तो 509,360 क्या है आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 87 कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन है, एक इंडिविजुअल है जिनका आपको क्या देके रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देके रखा होगा, जिसका नेट प्रॉफिट कितना है 258,000। इसमें से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लास्ट में फैक्ट्स में क्या देके रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदरश्री फॉर लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स को हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंस बोल के दिखा सकते हैं क्या क्लियरली। इनकम टैक्स पे यानी डायरेक्ट टैक्सेस पे उसको हम लोग क्या एक्सपेंसेस बोल के अलाउड होता है, नहीं होता है। तो आपने अगर यहाँ पे अगर देखा होगा कि में आपका इनकम टैक्स पे कितना है 2000, उसको आपको क्या करना पड़ेगा ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ पे पहला वाला एडजस्टमेंट लेकर देखा इंटरेस्ट ऑन लोन लेकर रखा है, आपने एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए आपने इंटरेस्ट पेमेंट दिया था, लोन लिया था और उसका अगेंस्ट में क्या दिया आपने इंटरेस्ट दिया है। अगर आपका इनकम टैक्स का पेमेंट ही अलाउड नहीं है और उसी इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए अगर लोन लिया है वो भी अलाउड नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना है 2500। फिर आपको साथ में और एक क्या ऐड बैक करना पड़ेगा इनकम टैक्स पेड। आपने इनकम टैक्स कितना पेमेंट किया था 2000। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको आना है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 SSC had claimed 45,000 as bad debt
आउट ऑफ विच आपने क्लेम कितना किया था 48,000 का, 45,000 का आपने क्या किया था बैड डेट क्लेम किया था, मतलब आपने एक्सपेंस कितना लिया था 45,000 एक्सपेंस लिया था, आउट ऑफ विच ओनली 35,000 वाज अलाउड। वहाँ पे अलाउड कितना हो गया था 35,000 अलाउड हुआ था, तो डिसअलाउड कितना है आपका 20,000 आपका डिसअलाउड था। वहाँ पे से भी आपको क्या मिल गया 2500 आपको पैसा फिर से मिल के आ गया है। पैसा ये पैसा क्या हो गया आपने फिर से रिकवर कर लिया है। प्रीवियस ईयर 18-19 में आपने 45,000 का एक्सपेंस क्लेम किया था, उस एक्सपेंस क्लेम करने में आपको अलाउड गवर्नमेंट ने कितना किया 35,000 अलाउड किया था, बाकी जो था आपका 10,000 आपको अलाउड नहीं किया था। मान लीजिए थोड़ी अलाउड नहीं किया वो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, 2018-19 में उसका ऊपर टैक्स लग चुका है। लेकिन आपको क्या बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस मतलब इस साल में आपको 2500 आपने रिकवर कर लिया है। लास्ट ईयर आपने इसका ऊपर एक्सपेंस ले लिया था, फिर से अगर आपका पास पैसा आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका इनकम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बैड डेट रिकवरी। कितना था आपका 25,000 आपको ऐड बैक करना है। थर्ड में क्या है आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाज पेड विद इन टाइम। यूआरपीएफ में अगर आपने कुछ भी पेमेंट किया है तो वो आपके लिए डिडक्शन नहीं होता है। आपका क्या होना चाहिए था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होना पड़ेगा। यूआरपीएफ कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 5,000 है। फिर लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स का पेमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन आप इनकम टैक्स प्रिपेयर करने के लिए अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो अलाउड होगा या नहीं होगा, अलाउड होना चाहिए। इसका बात कर रहा है हाँ क्या बोलूँ नहीं लॉस नहीं हुआ है। 45,000 उसने क्लेम किया था कि मेरा बैड डेट हुआ पैसा डूब गया, पैसा डूब गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला आपका 35,000 ही डूबा है, आपने एक्सेस बोल दिया, तो ये इस चीज़ को आपको अलाउड नहीं किया था। तो उसका 10,000 उसका क्या हो गया इनकम उस दिन को उस साल में हो गया, उस साल का इनकम तो हो गया है उधर ही, लेकिन ये जो 10,000 आपका मान लिया था कि आपके पास लॉस पड़ा हुआ था, उसमें से आपको कितना पैसा मिल गया है 2500। इसका तो बात है ही नहीं क्योंकि ये उसी साल का इनकम में ऐड हो चुका था। अभी ये जो एक्स्ट्रा करके पैसा मिल रहा है वो आपका इनकम है। कब का इनकम है इस साल का इनकम है। फिर आपने क्या कर दिया इधर पे लीगल फीस इंक्लूड 2,000 पेड टू प्रिपरेशन फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको 2,000 का क्या होगा इसको आपको क्या फिर से 2,000 को लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए। आपका पॉइंट नंबर 4 है एडजस्टमेंट नंबर 4 लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड फॉर प्रिपरेशन फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। उसको आपको नहीं करना, वो एक्सपेंस ही है आपका खर्चा है, बिजनेस एक्सपेंस है। फिर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक आपका कौन सा स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक बोला है या कौन सा बोला है, दोनों ही आपको इधर पे पकड़ना है। ओपनिंग स्टॉक आपका क्या होना चाहिए माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है प्लस होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का आपका 10% कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक कर लेना है, फिर आपको ओपनिंग स्टॉक आप लोग को निकाल लीजिए। यहाँ पे किसका बोला आपका 10% किसका बोला स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% बोल के होगा, बस इतना ही है और कुछ बोला है। चलिए इसको बाद में देखेंगे अभी हम लोग स्टॉक को, फिर बाद में आगे बढ़िए। फिर बाद में क्या है आपको गिफ्ट रिसीव बाय गिफ्ट रिसीव वाज गिवन बाय सप्लायर फॉर अचीविंग टारगेट सेल।
गिफ्ट यहाँ पे क्या है 2400 है, आपका इनकम में ऑलरेडी आके रखा हुआ है, तो इसको फिर से यहाँ पे नहीं लेना है, ना लेना है आपको। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी वाज पेड ऑन, ये भी आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी को अभी आप लोग बिजनेस एक्सपेंस बोल के दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? डायरेक्ट टैक्सेस को आप लोग का क्या था, अलाउड नहीं था। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या है आपका अलाउड, तो यहाँ पे आपको फिर से एड बैक नहीं करना है। फिर बाद में आपका क्या आ जाता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कम्स टू नो दैट हिज फॉर्मर एम्प्लॉई हैज एम्बेजल्ड 5000 व्हिच वाज नॉट अकाउंटेड फॉर, मतलब 5000 रुपये क्या हो गया आपका अकाउंट नहीं हुआ था, उसको आपको फिर से यहाँ पे पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। को किया था आपको लास्ट ईयर किया था, इस साल में आपने अकाउंट किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो आपको फिर से पकड़ना नहीं है। कब का एम्बेजलमेंट था आपका 31 मार्च 2022, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। लेकिन आप अभी कौन सा दे रहे हैं 22-23 दे रहे हैं, तो ये जो एम्बेजलमेंट हुआ था कौन से ईयर में 21-22 में हुआ था, उसी साल में अकाउंट पूरा होना चाहिए, नहीं हुआ है तो इस साल का अकाउंट में आपको कंसीडर नहीं करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू सिंगापुर, ये जरूरी है, इसको भी आपको पकड़ना नहीं है। किसके नहीं पकड़ना है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को भी नहीं पकड़ना है। अलाउड है, यहाँ पे डिसअलाउड नहीं किया, आपको फिर से एड किया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उन सबका हम लोग एड बैक कर रहे हैं। यदि आपका डिसअलाउड नहीं है तो आपको फिर से एड बैक नहीं करना है। फिर बाद में क्या गया था आपका, रेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स ऑन एक्सटेंशन ऑफ शेड। आपने क्या कर दिया, शेड एक बनाया आपने 26,000 का, उसका ऊपर आपने रेंट का एक्सपेंस क्लेम किया है, वो डिसअलाउड होगा या अलाउड होगा? अलाउड होना चाहिए। वो एक्सपेंसेस आपने क्या करते हैं, एक्सपेंसेस का जगह में उसको रेंट हिसाब से दिखाते हैं, लेकिन दोनों ही खर्चा ही है, तो आपको फिर से एड नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया 2500 हो गया आपका, 25,000 हो गया है, 5,000 हो गया है, 2,500 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग शेड ये क्या हो गया, क्यों हुआ है इसको एड बैक? ठीक है, आप लोग का ये हो गया। यहाँ पे और क्या गलती रहेगी आपको, बैड डेट रिकवरी
में आप लोगों का कर दिया। बैड डेट रिकवरी में कितना है आपका 25,000 था आपका 45, फिर यहाँ पे आपका कितना था 25,000 किसका था आपका आउटस्टैंडिंग आपका कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी आपने पेमेंट कब किया है आपको पेमेंट करना था कितना में 31 मार्च 2023 का आपका पेमेंट था। आपको पेमेंट करना था कब तक बिफोर रिटर्न लगाने का पहले या आपका इनकम टैक्स रिटर्न मारने का आगे या आपका ऑडिट होने का आगे भी। आपका इनकम टैक्स से रिटर्न कब लगता है 31 जुलाई को लगता है या आपका 30 सितंबर को लगता है। 31 जुलाई कब होता है जब आप नॉर्मल रिटर्न मारा विदाउट ऑडिट। अगर आपने रिटर्न मार रहा है तब आपका ड्यू डेट कितना है 31 जुलाई। अगर आपका बिजनेस ऑडिट हो रहा है तो आपका ड्यू डेट है 30 सितंबर। अगर आप 30 जुलाई या 31 जुलाई या 30 सितंबर का आगे आगे आप इसका पेमेंट कर देता है तो आपका ये डिडक्शन अलाउड होता है। लेकिन अगर आपने इन डेट का बाद में पेमेंट किया है जो कि आपका कस्टम ड्यूटी आपने कब पेमेंट किया है 30 दिसंबर को पेमेंट किया है, इसका भी ड्यू डेट क्रॉस किया है, इसका भी ड्यू डेट आपने क्रॉस कर दिया है, तब जाके आपको क्या मिलेगा कस्टम ड्यूटी को भी आपको एड बैक करना था। लेकिन कस्टम ड्यूटी अभी हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड कब था जब आप लोग ने एक्चुअली पेमेंट किया हुआ होता था। अगर हम लोग ने ड्यू डेट का आगे में पेमेंट नहीं किया तो उसको फिर से हम लोग को एड बैक करना होगा। कितना था कस्टम ड्यूटी आपका 25,000, ठीक है। और कुछ रह गया आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रह गया। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे किया आप लोग का 10,000 का क्या है आप लोग का अंडर वैल्यूएशन होकर रहता है। आप लोग का ओपनिंग वैल्यू कितना है 2 लाख का है। कितना होगा आपका 2,22,200 पॉइंट कुछ। तो अभी आपका पास वैल्यू कितना होना चाहिए था 2,22,222 होना चाहिए था। आपका पास अभी वैल्यू कितना है 2 लाख का है। आपका पास अभी वैल्यू कितना का कम है 22,000 का कम है। तो आप इस 22,000 को क्या करना पड़ेगा आपको ओपनिंग हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। इस 22,000 को आपको माइनस करना है, क्लोजिंग को आपको प्लस करना होगा, ओपनिंग को माइनस करना होगा। क्लोजिंग ये क्लोजिंग है कि 2 लाख क्लोजिंग था क्लोजिंग 2 लाख है। तो आपको इसको प्लस करना है। ओपनिंग कितना है आपका 1,20,000। तो 1,20,000 में भी आपका सेम ही होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 90% कितना होता है आपका 3333 निकल जाएगा 133,333। तो यहाँ पे से आपका कितना हो गया 1,20,000 हो गया। आपको कितना निकला है डिफरेंस 13,333। इन दोनों का डिफरेंस आपको कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 22,000 माइनस आपका 13,333 कितना आएगा 6,777 दिया 6,667 22,222 फिर आपका था 13,333। आपका कितना निकल रहा है 8,830 ये आपका। और कुछ रह गया आपका कौन सा गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सप्लाई। ये तो आप लोग को नहीं मिला था बिजनेस इनकम में मुझे पीसीबी में तो नहीं आएगा ना आएगा आ रहा था नहीं आ रहा
गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर गिवन बाय सप्लायर, ये आपका क्या है, बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो पीजीबी में फिर से एडमिट नहीं होगा। फिर बाद में आपका आउटस्टैंडिंग हो गया था, प्रीवियस ईयर का एम्बेजलमेंट कब हुआ था आपका, 5000 रुपये का क्या करते पैसा चुरा के लेके चला गया, ये 5000 को क्या करना पड़ेगा आपको, खर्चा दिखाया नहीं, तो ये खर्चा क्या हो गया, मेरा लॉस हुआ था, एम्बेजलमेंट हुआ था, मतलब क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया था। उस लॉस को अभी हमको क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो 5000 हम क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो मेरा क्या है, एम्बेजलमेंट हुआ है, नुकसान हुआ है, वो मेरा क्या है, लॉस है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका 258 हो गया था, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका हो गया, इनकम टैक्स पेड आपका हो गया, बैड डेट रिकवरी आपका 15000 था, वो भी हो गया, कस्टम ड्यूटी आपका 25000, कस्टम ड्यूटी आपका हो गया, ये कस्टम ड्यूटी हो गया है। फिर बाद में आपका रह गया था इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया है, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 26000 ये भी हो गया है, सैलरी पेड ऑन एक्सटेंशन, सैलरी पेड है क्या आपका, सैलरी पेड कहाँ पे है, डोमेस्टिक सर्वेंट, आपका कौन सा नंबर में है, पेज पॉइंट नंबर 11 में है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ 1200 पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट, डीजल आउट किस लिए है, क्योंकि ये क्या है, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब क्या हो गया, ये पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस को हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर से एड बैक करना पड़ेगा, पर्सनल एक्सपेंस बिंग डोमेस्टिक सर्वेंट कितना है आपका 1200 का है। फिर उसका बाद में आपका क्या रहेगा, कंपनसेशन 2000 पे टू रिट्रेंचमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई, रिट्रेंचमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई को आपका अलाउड एक्सपेंसेस है, तो उसको हम लोग फिर से माइनस नहीं करना है। तो आपका पास लास्ट में अल्टीमेटली इन दो सबको प्लस करने के बाद प्रॉफिट कितना रह जाता है, प्रॉफिट आपका मान लीजिए आपका ऐसे तो कितना है 338 निकल रहा है बुक में, 338 589, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को आप लोगों को क्यों डिडक्शंस में आप लोगों को फिर से नहीं पड़ रहा है, in cost of trip to Singapore by an employee for 10 days, तो ये खर्चा किसका लेता, एम्प्लॉय के लिए लेता, अगर एम्प्लॉय के लिए अगर कुछ भी खर्चा करता है तो वो अलाउड एक्सपेंसेस होगा, इसीलिए हम लोग इसको फिर से